सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भूगर्भिक संरचना का पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट, पश्चिमी एंड पूर्वी घाट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे तटीय मैदान, जिसमें हम पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान। तो आइए पहले हम शुरू करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पिछले क्लास में हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखा था। ये पूरा था प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें हमने कई अनेक प्रकार के पठार देखे थे, जिसमें यहाँ हमने देखा था मेवाड़ का पठार, यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी, उसके बाद यहाँ मालवा का पठार, यहाँ बुंदेलखंड, उसके बाद बघेलखंड, यहाँ छोटा नागपुर का पठार, यहाँ दंडकारण्य पठार, फिर इधर दक्कन ट्रैप। यहाँ दक्कन ट्रैप हो गया, यहाँ कर्नाटक का पठार, यहाँ पे आंध्र या फिर तेलंगाना का पठार, और यहाँ पे हमने देखा था शिलोंग या फिर मेघालय का पठार। और कुछ पर्वतमालाएं भी हमने देखी थी, जिसमें हमने देखे थे यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके बाद यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और नीचे यहाँ पे अजंता पर्वत श्रेणी। और अभी हम देखेंगे पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट। ये जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं घिरा हुआ है, ये है पश्चिमी घाट, और इधर वाला ये पूर्वी घाट। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पश्चिमी घाट है ये कम चौड़ा है, और ये पूर्वी घाट अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट के थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो अरब सागर के समानांतर है, और जो पूर्वी घाट का विस्तार है ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर है। पश्चिमी घाट की जो लंबाई है ये है 1600 किलोमीटर। ये पश्चिमी घाट की लंबाई हो गई, पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में, ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में से सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है, सह्याद्री। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है, 900 से 1600 मीटर औसत ऊंचाई। ये पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है इसकी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे पर्वत चोटी हैं, जिसमें महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ महाबलेश्वर, उसके बाद कलसूबाई, और यहीं कहीं हरिश्चंद्र चोटी है। ये सारी चोटियाँ पश्चिमी घाट में स्थित हैं। और इस पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये नदी है ताप्ती नदी। तो इसका जो विस्तार है उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के, जिसमें गुजरात भी आ जाता है, ये गुजरात हो गया हमारा, ये कुछ इस प्रकार से है। तो यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर के गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक और केरल तथा तमिलनाडु, और यहाँ पे कन्याकुमारी अंतरिप। आपको यहाँ तमिलनाडु नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका कुछ भाग तमिलनाडु में भी जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया, गुजरात, जो कि ताप्ती नदी के मुहाना से है, ताप्ती नदी के मुहाने से। उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का कौन सा भाग, तो कन्याकुमारी का केप के मोरिन। यहाँ देखिए ये जो नीचे वाला एरिया है ये है कन्याकुमारी, और यहीं पे ये थोड़ा इसका पश्चिमी घाट का विस्तार है। और इस पश्चिमी घाट से कई सारी नदियाँ भी बहती हैं, जिसका यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए। जिसमें से महाबलेश्वर के पास से निकलती है गोदावरी नदी, उसके बाद भीमा नदी, फिर कृष्णा नदी। इन सभी नदियों का उद्गम ये पश्चिमी घाट ही है। और ये सारी नदियाँ इधर से जाती हुई
पूर्वी घाट में और यहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और ये जो पश्चिमी घाट है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1600 मीटर। ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होने के कारण जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये इधर से इस पश्चिमी घाट से टकरा करके यहाँ काफ़ी ज़्यादा वर्षा कराती है, जिस कारण से ये जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, जिसके कारण इसे यूनेस्को के द्वारा 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? 2012 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे पूर्वी घाट। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है पूरा पूर्वी घाट। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक? तो उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक। और इसकी जो औसत ऊंचाई है ये कितनी है? तो 1100 मीटर के आसपास। इसकी ऊंचाई जो है पश्चिमी घाट से कम है। औसत ऊंचाई ये है 1100 मीटर के आसपास है। पश्चिमी घाट से इसकी औसत ऊंचाई कम है। और ये जो पश्चिमी घाट है काफ़ी कटी छटी है, मतलब यहाँ पे कहीं है इधर कहीं नहीं है, इस प्रकार यहाँ पे कहीं मैदान है तो कहीं पे ये पर्वत का निर्माण करती है, कुछ इस प्रकार से। इसके बीच बीच में काफ़ी गैप है। और इस क्षेत्र को बहुत सारी नदियाँ काट देती हैं इस प्रकार से, जैसे यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसके बाद यहाँ से महानदी, यहाँ हो गया कावेरी, और भी अन्य छोटी छोटी नदियाँ इस पूर्वी घाट को काटती हुई इधर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इन नदियों के बारे में हम विस्तार से अफवाह प्रणाली तंत्र में पढ़ेंगे। और इस पूर्वी घाट में कई सारी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में वेलिकोंडा, पालकोंडा, उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु में नीचे सेवरॉय, जवादी और पालनी, ये सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और ये जो पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, ये दोनों घाट आपस में यहाँ पे मिलती है, जहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी का निर्माण होता है। ये जहाँ पे मिलती है उसी एरिया को नीलगिरी पहाड़ी बोला जाता है। और इस नीलगिरी पहाड़ी के नीचे यहाँ पे अन्नामलाई, उसके बाद यहाँ पे इलायची या फिर कार्डेमम पहाड़ी है। कौन कौन सी पहाड़ी? पहले तो नीलगिरी, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, उसके बाद अन्नामलाई नीचे है, अन्नामलाई। पहाड़ियों के बारे में भी हम डिटेल से पहाड़ी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इलायची या फिर कार्डेमम पहाड़ी। और भी बहुत सारे पहाड़ी हैं जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं इन पूर्वी घाट के बीच में। अब हम देखते हैं तटीय मैदान, जिसमें हम पहले देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान और उसके बाद हम देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ देखिए, तो ये तटीय मैदान का जो विस्तार हुआ है, तटीय मैदान, इसका विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी और समुद्र तट के मध्य में। तो इन तटीय प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है? ये जो सागर के तरंगे हैं इनके द्वारा अपरदन और निक्षेपण के कारण, अपरदन और निक्षेपण। और इसके साथ ही साथ जो नदियाँ इधर से आती हुई पश्चिमी क्षेत्र यानी कि अरब सागर,
तो जो भी नदियाँ अरब सागर में आके गिरती हैं वो अपने साथ अवसादों को लाती हैं और इन्हीं अवसादों तथा इधर से सागर के तरंगों के अपरदन और निक्षेपण से ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसका निर्माण हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान का। और इसी प्रकार से इधर भी पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है इन नदियों और इधर से सागर के तरंगों के अपरदन और निक्षेपण के द्वारा और नदियों के अवसादों के निक्षेपण से। निक्षेपण अर्थात जमाव के कारण। और ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान, इसको 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ 3 ही लिखा हुआ है लेकिन 4 है। पहले यहाँ से लेके गुजरात ये वाला पूरा, गुजरात से महाराष्ट्र यहाँ तक, महाराष्ट्र का सीमा। तो यहाँ से यहाँ तक के तट को हम बोलते हैं काठियावाड़ का तट। यहाँ लिख देती हूँ, काठियावाड़ का तट। उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर के गोवा के बीच ये वाला क्षेत्र, इसको कोंकण तट, कोंकण तट यहाँ लिखा हुआ भी है। उसके बाद यहाँ से गोवा से लेके यहाँ मंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है मंगलुरु, तो गोवा से लेकर के यहाँ मंगलुरु तक ये वाला जो तट है इसका नाम है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट या फिर मैदान। उसके बाद यहाँ मंगलुरु से लेकर के यहाँ पूरा नीचे केरल तक ये मालाबार तट है, मालाबार तट या मैदान भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ लिखा हुआ भी है, बस एक यहाँ पे कन्नड़ तट छुटा हुआ है। और जो गुजरात में पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है। देखिए आप देख ही सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से चौड़ाई धीरे धीरे कम होने लगती है, नीचे आते आते ये बहुत ही कम हो जाती है। उसके बाद केरल में इसका फिर से चौड़ाई धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई इसका यहीं पे गुजरात में ही है। और इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मसालों की खेती होती है, जिसमें गरम मसाला, सुपारी, और यहाँ समुद्र का पानी काफ़ी ज़्यादा आता है जिसके कारण ये जो मृदा है ये काफ़ी नमकीन हो जाती है और नमकीन पानी में नारियल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उगता है, तो यहाँ नारियल की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। पश्चिमी घाट में काफ़ी ज़्यादा लैगून पाए जाते हैं जिसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा मछली पकड़ने में किया जाता है। उसके बाद पर्यटन के लिए भी किया जाता है। और केरल में एक लैगून है पुन्नामदा लैगून, पुन्नामदा कहाँ है ये? केरल में, जहाँ पे प्रतिवर्ष हर साल नेहरू ट्रॉफी आयोजित, नेहरू ट्रॉफी अर्थात नौका दौड़ का प्रतियोगिता होता है, नौका दौड़, इसी को नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली प्रतियोगिता कहा जाता है। ये कहाँ होता है? केरल में। ये पश्चिमी तटीय मैदान जो है काफ़ी ज़्यादा कटा छटा है, जिसके कारण ही यहाँ पे लैगून का निर्माण होता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदरगाह भी है, बंदरगाह। यह मैदान अधिक कटा फटा होने के कारण ही यहाँ पे बंदरगाह का विकास अच्छे तरीके से हो पाया है। इसके बाद है पूर्वीय तटीय मैदान। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उड़ीसा से लेकर के यहाँ नीचे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। और ये पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच निर्मित है। और इसी प्रकार से पश्चिमी घाट जो है ये पश्चिमी मैदान जो है ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच है। पूर्वी तटीय मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है उत्कल तट, उसके बाद आंध्र कोस्ट, उसके बाद
कोरोमंडल तट। इसे आंध्र तट या फिर उत्तरी सरकार का तट भी कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट। इसको यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ। पहला है उत्कल तट, उसके बाद उत्तरी सरकार, या फिर इसे ही आंध्र तट भी कहा जाता है, आंध्र तट। उसके बाद नीचे कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ये उत्कल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये स्वर्णरेखा नदी और महानदी के बीच। उसके बाद उत्तरी सरकार तट, इसका विस्तार महानदी से लेकर के कृष्णा नदी तक। और उसके बाद जो कोरोमंडल तट है, इसका विस्तार कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी के बीच। और पूर्वी तटीय मैदान को वर्षा, ये दोनों ही मानसून से प्राप्त होती है। एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी, और उधर से लौटती हुई मानसून, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून और यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दोनों के द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। और उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात लौटती हुई मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। ठंड के दिनों में जनवरी फरवरी में, फरवरी तक तो नहीं जाता है, दिसंबर से जनवरी। और इस मैदान में चिकनी मिट्टी की काफ़ी ज़्यादा प्रधानता है, जिस कारण से यहाँ पे चावल की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है। चावल की खेती क्यों? तो यहाँ पे चिकनी मिट्टी अत्यधिक है। काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मैदान है ये, उपजाऊ मैदान। और यहाँ की जो नदियाँ हैं जो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये एस्चुरी तथा डेल्टा दोनों ही बनाती है। आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा कि जो इधर से नदियाँ आती हैं और पूर्वी तट में आके इधर बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है, वो सिर्फ डेल्टा बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों ही बनाती है, एस्चुरी दोनों ही। ये आप मेंस में पढ़ेंगे। कुछ डेल्टा आप देख लीजिए। महानदी डेल्टा, ये उड़ीसा में। उसके बाद गोदावरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, ये आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कृष्णा डेल्टा, ये भी आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कावेरी डेल्टा, ये तमिलनाडु में। अब हमने तटीय मैदान देख लिया। ये पश्चिमी तटीय मैदान और यहाँ पूर्वी तटीय मैदान। इसे 4 भागों में बांटा गया है और इसे 3 भागों में। यहाँ पे पहला वाला भाग, ये काठियावाड़ी तट, काठियावाड़ी या फिर काठियावाड़ का तट। उसके बाद कोंकण, उसके बाद कन्नड़, और यहाँ पे मालाबार। और इधर हमने देखा पूर्वी तटीय मैदान में उत्कल तट। उसके बाद यहाँ पे उत्तरी सरकार, या फिर आंध्र तट, और ये वाला कोरोमंडल। अब हम देखेंगे भारत के द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे लक्षद्वीप, और भी छोटे छोटे भारत के द्वीप, अन्य द्वीप हैं। तो भारत में कुछ द्वीप हैं तथा कुछ द्वीप समूह हैं, द्वीप समूह, और कुछ अन्य द्वीप। द्वीप समूह में पहला है अंडमान निकोबार, उसके बाद दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह।
और अन्य द्वीप में है पहला द्वीप श्रीहरिकोटा, उसके बाद पंबन द्वीप, उसके बाद न्यू मूर, उसके बाद अब्दुल कलाम द्वीप, और इसी को व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है, व्हीलर द्वीप। उसके बाद माजुली द्वीप, ये सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र। इन सब को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह क्यों है? क्योंकि इसमें एक द्वीप नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, इसी कारण इसे द्वीप समूह कहा जाता है। और ये जो द्वीप है ये सिर्फ एक द्वीप है। तो यहाँ देखिए, भारत के दक्षिण पूर्व में यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये है अंडमान द्वीप समूह, और यहाँ ये नीचे वाला ये पूरा निकोबार द्वीप समूह। इसको आप यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा अंडमान द्वीप समूह और ये पूरा का पूरा निकोबार द्वीप समूह। और इस अंडमान को भी देखिए 3 भागों में बांटा गया है, यहाँ इस प्रकार से, और यहाँ एक छोटा सा 4 भाग है इसके। और निकोबार के 3 भाग, ये वाला, उसके बाद ये और ये जो पहला है अंडमान वाला, इसे मैं लिख देती हूँ अंडमान, और यहाँ निकोबार। ये जो ऊपर वाला है इसे उत्तरी अंडमान, उसके बाद बीच वाला मध्य अंडमान, उसके बाद यहाँ दक्षिण वाला दक्षिणी अंडमान, दक्षिण अंडमान, और सबसे नीचे ये छोटा जैसा है इसीलिए इसे लिटिल अंडमान। उसके बाद इसी प्रकार हम निकोबार द्वीप समूह में भी देख लेते हैं। ये ऊपर में जो है छोटा सा, ये कार निकोबार, इसका नाम है कार निकोबार। उसके बाद यहाँ बीच में लिटिल निकोबार, और उसके बाद यहाँ पे बड़ा जैसा ग्रेट निकोबार। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में। और इसमें 572 छोटे और बड़े द्वीप समूह हैं। कुछ द्वीप जो हैं वो जलमग्न पर्वत हैं, मतलब जल में डूबे हुए पर्वत, और कुछ द्वीप समूह जो हैं वो ज्वालामुखी से उत्पन्न हुए हैं, ज्वालामुखी। उसके बाद यहाँ देखिए अंडमान और निकोबार, इसके बीच में एक आपको लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए ये लाइन, ये अंडमान और निकोबार को अलग करती है, ये लाइन। और इस लाइन को हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। हमने देखा था कि पृथ्वी में कई सारी अक्षांश रेखाएं हैं। ये जो बीच वाला है विषुवतीय रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश, उसके बाद इसी प्रकार से ऊपर में भी अक्षांश रेखा और इधर विषुवत रेखा के नीचे भी अक्षांश रेखा थी। तो यही एक अक्षांश रेखा है, ये जो 10 डिग्री चैनल है। हमारा भारत कहाँ था? उत्तरी अक्षांश में। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और यही जो रेखा है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। और इसके भी हम डीप में जाएं तो ये किसे अलग करती है? तो यहाँ देखिए ये लिटिल अंडमान और यहाँ पे ये कार निकोबार,
ये दोनों को अलग करती है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 10 डिग्री चैनल भी इसे कहा जा सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी भी एक राजधानी है। और इसकी जो राजधानी है, तो इसकी राजधानी क्या है? ये है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और ये कहाँ है? तो ये अंडमान द्वीप समूह में ही है। कहाँ है? यहाँ पे, ये दक्षिणी अंडमान है। तो यहीं पे इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। और यहीं पे प्रसिद्ध सेलुलर जेल भी है, सेल्यूलर जेल। अंडमान के उत्तर में यहाँ पे कोको द्वीप समूह है। ये जो कोको द्वीप समूह है ये म्यांमार का है। पहले ये भारत का ही था, लेकिन अब यह म्यांमार का है। और अंडमान तथा कोको द्वीप समूह, इसको कौन अलग करता है? तो यहाँ से कोको स्ट्रेट, यहाँ बीच में ये कोको स्ट्रेट जाता है। ये कोको द्वीप समूह और ये अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है, कोको स्ट्रेट। और ये हमारा हो गया दक्षिणी अंडमान और ये लिटिल अंडमान। और इसके बीच में जो है ये डंकन पास गुजरता है, डंकन पास। ये जो पानी वाला एरिया है इसे हम डंकन पास कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं छोटा सा एक द्वीप है जिसको बैरन द्वीप कहा जाता है, बैरन द्वीप। और यही इस द्वीप में भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी ये स्थित है। तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी जो कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप पे, जो कि मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। और अंडमान में ही और एक ज्वालामुखी है नारकोंडम, जो कि मृत हो चुकी। नारकोंडम ये मृत ज्वालामुखी है। पहले ये सुसुप्त थी, उसके बाद ये मृत हो गई। उसमें बहुत काफ़ी समय से उद्गार हुआ ही नहीं है। ये कहाँ है? तो ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अब हम निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। ये जो मैंने पढ़ाया अभी, इसकी PDF आपको हमारे द्वारा मिल जाएगी, जिसके लिए आपको एक नंबर पे कॉल करना पड़ेगा और इसके बारे में सारी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। और ये नंबर है 6206193277। PDF आपको कहाँ और कैसे मिलेगी आप इस पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये है हमारा निकोबार द्वीप समूह। ये जो है ग्रेट निकोबार, और इसके यहाँ पे नीचे में यहाँ पे है सुमात्रा, अर्थात इंडोनेशिया का एक द्वीप जिसका नाम है सुमात्रा। और यहाँ से ग्रेट निकोबार तथा ये सुमात्रा है, इसे 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग करता है, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर 6 डिग्री चैनल भी बोला जा सकता है इसे। ये सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करती है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, वो यही है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में ही स्थित है, सबसे दक्षिण में एकदम यहाँ। और इसी का अन्य नाम है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। किसका? इंदिरा पॉइंट का। और अभी वर्तमान समय में ये नहीं है, ये 2004 में ही डूब गया था जब यहाँ पे सुनामी आई थी। हमने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में देख लिया। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, और इसकी ऊंचाई जो है ये कुछ 732 मीटर है। ये सैडल पीक है।
और ये उत्तरी अंडमान में ही स्थित है, उत्तरी अंडमान में। उसके बाद इसकी दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो है माउंट थोलियर, माउंट थोलियर, ये दूसरी ऊंची चोटी। और ये जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है, ग्रेट निकोबार। और यहाँ पे काफ़ी सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें यारवा, सेंटलीज, उसके बाद सैम्पेन। और भी कुछ अन्य जनजातियाँ पाई जाती हैं। और ये जो अपना जीवन यापन करते हैं वो आदिम तरीके से करते हैं, आदिम जीवन यापन। और 2014 के लोकसभा चुनाव में 16वीं लोकसभा चुनाव, इसमें पहली बार सैम्पेन जनजाति ने वोट किया था, अर्थात मतदान दिया था, सैम्पेन। यहाँ पे 2018 में 3 द्वीप, रॉस द्वीप, उसके बाद नील द्वीप और एक हैवलॉक, नील और एक हैवलॉक द्वीप, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, जिसमें रॉस द्वीप का नाम था नेताजी, था नहीं, ये वर्तमान में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद शहीद द्वीप जो है ये नील द्वीप, शहीद द्वीप, नील द्वीप का नाम परिवर्तित करके शहीद द्वीप कर दिया गया। और हैवलॉक का स्वराज द्वीप। ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अब हम देखेंगे लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं और ये अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का जो निर्माण है वो परवाल भित्ति के से हुआ है, परवाल भित्ति, जिन्हें कोरल भी कहा जाता है। कोरल ये एक प्रकार के जीव होते हैं और इनका जो खाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब ये मर जाते हैं तो एक ही पास सब जमा होकर एक पूरे कठोर क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं, जो धीरे धीरे पानी से बाहर आने के कारण एक द्वीप जैसा प्रतीत होता है। तो इसी से लक्षद्वीप द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, परवाल भित्ति से। और यहाँ पे कुल 36 द्वीप है, 36 द्वीप टोटल, और जिसमें से 10 ही पे जो है आबादी रहती है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है तो इसकी राजधानी है, और ये है कवरत्ती। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है उसके नीचे यहीं पे मालदीव है, और ये जो मालदीव और ये लक्षद्वीप, ये दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है वो 9 डिग्री चैनल है, या 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जा सकता है, उत्तरी अक्षांश। उसके बाद हम देखते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, ये कौन सा है? मिनिकॉय। और 8 डिग्री चैनल जो है, चैनल, ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। सॉरी, मैंने शायद 9 डिग्री चैनल बता दिया। लक्षद्वीप ये हो गया, और यहाँ पे नीचे हो गया मालदीव। इन दोनों को जो अलग करने वाली रेखा है ये 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री नहीं है। ये जो 9 डिग्री है वो लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप को, जो कि है मिनिकॉय, इसको लक्षद्वीप के बाकी द्वीप समूह से अलग करती है। देखिए पहले नीचे 8 होगा, उसके बाद 9 होगा, क्योंकि ये जो
पहला जो अक्षांश रेखा है ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है, और उसके बाद यहाँ पे 8 डिग्री चैनल होगा जो कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करेगा। उसके बाद जो ये 9 डिग्री का चैनल है ये मिनिकॉय द्वीप को ये अन्य लक्षद्वीप के द्वीप से अलग करता है। इसके बाद हम अन्य कुछ द्वीप देख लेंगे, जैसे श्रीहरिकोटा, पाम्बन द्वीप, न्यू मोर, उसके बाद अब्दुल कलाम द्वीप और माजुली द्वीप। तो पहले हम देखते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। ये कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ से मिसाइलों को छोड़ा जाता है। तो इस द्वीप में भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो यहाँ देखिए, ये है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे है पुलिकिट झील, और यहाँ पे है ये श्रीहरिकोटा द्वीप। तो ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये पुलिकिट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, और ये पुलिकिट झील इधर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे स्थित है। अब हम देखते हैं पंबन द्वीप। ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और इसी द्वीप पे रामेश्वरम स्थित है, ये मैंने पहले भी बताया है। और ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी। अब अगला है हमारा न्यू मोर द्वीप। ये कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में, जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। और इसमें हमेशा विवाद होते रहता है कि कभी बांग्लादेश बोलता है ये मेरा है, और भारत बोलता है कभी ये हमारा है, बांग्लादेश की सीमा पे। और इसी विवाद के कारण इन द्वीपों में कुछ द्वीपों को भारत को दे दिया गया है और कुछ को बांग्लादेश को, जिसमें से भारत का जो द्वीप है उसमें अधिकांश ये डूब चुके हैं। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट अब्दुल कलाम द्वीप। इसका दूसरा नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। और ये कहाँ है? तो ये ओडिशा तट के पास ही है, ओडिशा सागर तट। और इसका पुराना नाम व्हीलर था। और यहाँ भी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का परीक्षण केंद्र है, प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का परीक्षण केंद्र। उसके बाद हमारा लास्ट द्वीप माजुली द्वीप, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप। नदी द्वीप ये असम में स्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी। और अभी वर्तमान समय में ये इसे जिला भी घोषित कर दिया गया है, जिला। इसे शायद 33वां जिला असम का घोषित किया गया है, 33वां। इसके साथ ही ये पहला देश का नदी द्वीपीय जिला हो गया है, पहला नदी द्वीपीय जिला। और यहाँ भी जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा है, जैव विविधता। और यहाँ जनसंख्या भी अत्यधिक है। और ये एक नदी द्वीप होने के कारण ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र।
तो इन सभी द्वीप की मैं एक स्थिति दिखा देती हूँ मैप में। तो यहाँ देखिए, पहले श्रीहरिकोटा द्वीप, यहाँ कुछ श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। उसके बाद पंबन द्वीप, यहाँ पे पंबन द्वीप स्थित है। उसके बाद न्यू मोर द्वीप, ये कुछ यहाँ पास स्थित है। उसके बाद अब्दुल कलाम द्वीप, ये हो गया हमारा उड़ीसा, यहाँ उड़ीसा हो गया, और यहीं पे अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। और माजुली द्वीप जो है ये असम में यहाँ पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो आज हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, उसके बाद तटीय मैदान जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान देखा। उसके बाद हमने द्वीप समूह तथा द्वीप देखा। और द्वीप समूह में हमने अंडमान निकोबार, उसके बाद लक्षद्वीप, और फिर अन्य द्वीप में श्रीहरिकोटा, उसके बाद पंबन द्वीप, न्यू मोर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप और माजुली द्वीप, इन सब के बारे में देखा। और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? इसके लिए आपको एक नंबर दिया जा रहा है 6206193277। इस पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।